अगली स्थल की बात करते हैं, लोथल, जो कि 1954-58 के बीच में, जिसे रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। इनके खोजकर्ता यह है, यह हमने सारणी में देखा भी है, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित स्थल है, जो कि गुजरात में है। विशेष बात मैंने यह बताई थी कि सिंधु घाटी का यह जो स्थल है, इसके लिए यह कहा था मैंने कि यहाँ पर बंदरगाह के रूप में भी इसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्राप्त विशेष जो है स्थिति डॉकयार्ड, जिसे गोदी भी कहते हैं, या जिसे पुस्तकों में गोदीवाड़ा भी लिखते हैं। यह वह स्थान है जहां से नाव या जहाज बांधने के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो यह स्थल जो है वह दूसरे स्थल से इसीलिए भी भिन्न है क्योंकि यहाँ पर गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या गोदी के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब नाव या जहाज के यहाँ से अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और बंदरगाह के रूप में हम इस स्थल को देख रहे हैं, तो यहाँ से दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार की जानकारी हमें मिल रही है, और इनमें जब नाम देखेंगे तो दूसरी सभ्यता में नाम आएगा मेसोपोटामिया। जाहिर सी बात है कि जब मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार की जानकारी इस स्थल से हमें मिल रही है, तो मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें हमें यहां से प्राप्त होती है। तो लोथल के बारे में जब बात करते हैं, अन्य अवशेषों में, तो हम यह देखते हैं कि यहां से हमें मृद भांड भी प्राप्त हो रहे हैं। एक मृद भांड ऐसा प्राप्त हुआ है जिस पर कौवा एवं लोमड़ी का चित्र भी हमें मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इस सभ्यता की, तो पूरी की पूरी जो सभ्यता है, जो लोथल की बात कर रहे हैं, ये एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा शहर है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बात हमने लोथल की जो है वो की है। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि लोथल से जो है वो भिन्न भिन्न टीले प्राप्त नहीं हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक ही टीले के नीचे जो है वह लोथल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहर की बात करते हैं। लोथल के बाद में बनावली, या इसको ऊपर ही पढ़ते हैं ताकि आपको देखने में असुविधा न हो। बनावली हरियाणा हिसार में अवस्थित यह स्थल, जिसको 1974 से 77 के बीच में जो है वो रविंदर सिंह बिष्ट ने खोजा है। रविंदर सिंह बिष्ट, ध्यान रखिएगा, बनावली जो है वह इसलिए प्रमुख रूप में जाना गया है क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी के हम अगर नगर नियोजन की बात करेंगे, नगर नियोजन, तो सिंधु घाटी में नगर नियोजन जो है वो सुव्यवस्थित रूप में है। अर्थात भवन जो है वह ग्रिड पद्धति पर बने हैं
और सड़कें जो हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काट रही हैं। ठीक है, लेकिन नगर नियोजन यहां जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि शतरंज की बिसात पर है, अर्थात अव्यवस्थित है। शतरंज जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कुछ इसमें कॉलम जो है वो काले होते हैं और कुछ कॉलम जो है वो सफेद होते हैं। तो भवन निर्माण जो है वह इस प्रकार का यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, नगर नियोजन है वो इस प्रकार से बसा हुआ है, अर्थात न तो सड़कें समकोण पर काट रही हैं और न भवन जो है वह ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित रूप से बने हैं। इसके अलावा जो है नगर नियोजन की बात करते हैं तो यहां पर हमें जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। ठीक है, कि जल निकास प्रणाली जो है वो बनावली सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा सड़क की अगर बात करते हैं तो बैलगाड़ी, सड़क की बात करते हैं तो बैलगाड़ी के पहिए के निशान हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर विशेष बात हम देखेंगे तो बनावली की एक और हमें देखने को मिलेगी कि यहां से हल की प्रतिकृति भी मिल रही है। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि हल जो है वह खिलौना रूपी है। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि नहीं, कृषि शब्द जो है, कृषि से ये लोग परिचित थे, अतः कृषि यहाँ पर की गई है पूरी सभ्यता में, तो ये हल जो है उसकी प्रतिकृति के रूप में इसे देखना चाहिए। इसके अलावा जब बात करते हैं तो यहाँ से एक मुहर भी मिली है, उस मुहर पर सिंधु लिपि में कुछ अंकित है, अर्थात जो भी लिखा हुआ है वो सिंधु लिपि में लिखा हुआ है। आपको मैं आगे जो है आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि सिंधु लिपि इस प्रकार की लिपि है कि जिस लिपि में केवल चित्र हैं, लेख जो है वो चित्रों के रूप में लिखे गए हैं, वर्ण जो है वो चित्रों के रूप में है। अतः इससे जो है वो समझने में इतिहासकारों को बड़ी कठिनाई हुई है और इतिहासकार इसीलिए जो है वो इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, और पढ़ नहीं पाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इतिहास को अगर उपलब्ध लेखन सामग्री के हिसाब से अगर उसे विभाजन में करते हैं तो ऐसा समय जहां पर लेखन सामग्री या कोई पुरातत्व स्रोत जिन पर किसी समय की जानकारी नहीं मिल रही है, उस समय को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और जिस समय में इतिहास संबंधी जानकारी हमें मिल रही है लिखित रूप में, उससे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन ऐसा समय जिसमें हमारे पास में सोर्स जो है वो लिखित रूप में उपलब्ध है, लेकिन उन सोर्स से जानकारियां नहीं मिल रही है, उसका रीजन यह हो सकता है कि यह जो है हमारे पढ़ने में नहीं आए हैं, इसीलिए जो है इसको आद्य ऐतिहासिक काल में गिनते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह ऐसा समय है जिसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इसका मुख्य रीजन जो है वो यहाँ की जो लिपि है, उस लिपि में वर्ण जो है वह चित्र के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बनावली की, तो यहां से एक धनिक आवास की जानकारी भी मिल रही है, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति के घर का पता चला है जिसने अपने घर के अंदर धावन पात्र का इस्तेमाल किया है। धावन पात्र जो आज के समय में जिसे हम वॉश बेसिन कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसके व्यक्ति के घर में जो घर है उसमें स्वर्ण की प्राप्ति भी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है ये आपके आरएस या आईएएस लेवल के एग्जामिनेशन को छोड़ के जो छोटे एग्जामिनेशन है या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में है उनमें पर्याप्त रहेगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला स्थल जो है वो लेते हैं गणवेरी वाला। विद्यार्थियों, यह स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मध्य प्राप्त हुआ स्थल है। गणवेरी वाला जो है 1927 में, जिसे ऑरेल स्टाइन या स्टील ने खोजा, ठीक है, जो कि घग्गर नदी के तट पर है पाकिस्तान में। चूंकि ये स्थल जो है यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मध्य है और दोनों स्थल जो है पाकिस्तान में है, अर्थात यह स्थल भी पाकिस्तान में हुआ। और ध्यान रखिएगा कि घग्गर नदी को पाकिस्तान के अंदर हकरा नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो यह सभ्यता है वह हकरा नदी के तट पर हमें प्राप्त हो रही है। यहां से विशेष तो कोई प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन मृण मूर्ति जो है वह प्राप्त हुई है। और कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यहां से जो है वह मुहर भी प्राप्त हुई है और उस पर योगी का चित्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गणवेरी वाला जो है वो अरिस्टिल ने खोजा है। अगला स्थल जो है वो पढ़ते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के लिए हम यह देखते हैं कि 1963 में भगवान देव एवं सूरज भान ने इसे जो है सबसे पहले प्रकाश में ये लेकर आए हैं। राखी गढ़ी जो है उसके लिए हम ये कहते हैं कि हरियाणा में हिसार में यह प्राप्त स्थल है। और कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि भारत में प्राप्त धोलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वह राखी गढ़ी को मानना चाहिए। तो ये जो स्थल है जो 1963 में खोजा गया है, ये है धोलावीरा। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े शहरों में गिने जाते हैं, लेकिन दोनों ही शहर जो हैं वह भारत के बाहर पाकिस्तान में स्थित हैं। तीसरा जो है कालीबंगा, जो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी माना गया है। इसके अलावा अगर भारत के क्षेत्र में प्राप्त स्थलों की बात करेंगे तो धोलावीरा जो है वो पहला सबसे बड़ा शहर है। और दूसरा जो है राखी गढ़ी जो है वो भारत के अंदर प्राप्त शहरों में धोलावीरा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके अलावा ये देखते हैं कि यहां से जल निकास प्रणाली जो है, जल निकास प्रणाली का यहाँ पर जो है वो देखने को मिली है। और बारिश में यहाँ पर पानी के लिए टांके बनाए जाने की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। कि हम जब आपदा प्रबंधन की पुस्तक में कहीं पढ़ते हैं कि बारिश के पानी को रोककर उसे पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने की जो व्यवस्था है, उन बड़े बड़े जो टंकियां हैं उनको टांके भी कहते हैं। ठीक है, तो राखी गढ़ी के लिए हम ये देखते हैं। एक विशेष बात यहां से हमें प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन दोनों ही संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। शब्द ही से ही आपको जो है वह समझ में आना चाहिए। शब्द है प्राक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा का मतलब है हड़प्पा से पूर्व, और हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा संस्कृति।
तो हड़प्पा संस्कृति जो है इसकी प्रमुख विशेषता यह रही है, आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति को जो है हम किस रूप में देखते हैं, हमें हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी क्या देन है, क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण हम हड़प्पा संस्कृति को आज लगभग 2000 वर्ष बाद या सॉरी 4,500 वर्ष बाद भी पढ़ रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि हड़प्पा संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है कि इन सभ्यता को बनाने वाले लोगों के द्वारा सर्वप्रथम जो है वो कांसा धातु इस्तेमाल की गई है। और कांसा धातु की बात करते हैं तो कांसा धातु जो है वह तांबे के अंदर ताम्र में टिन, जस्ता या रांगा जो है वह धातु मिलाकर और कांसा तैयार करते हैं। इस प्रकार इन्होंने जो कांसा तैयार किया है और इनके औजार जो है वो कांसे के मिले हैं, इसलिए पूरी सभ्यता को कांस्य काल में गिनते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है वह लिखकर बता देता हूं कि इतिहास जो है उसको अगर काल के अनुसार, काल क्रम के अनुसार बांटते हैं तो ये 3 रूपों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था कि इतिहास को अगर काल के अनुसार बांटेंगे तो 3 कालों में इनको बांटते हैं। अगर इसी इतिहास को धातु रूप में, धातु कर्म या रूप में बांटते हैं तो इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रकाल, तीसरा है कांस्यकाल और चौथा है लौह काल। ध्यान रखिए, सिंधु घाटी जो है उसको कांस्य काल में गिनते हैं, अर्थात यहाँ पर जो सर्वाधिक रूप में प्राप्त वस्तुएं हैं वो कांस्य की हमें मिल रही हैं। इसमें औजार प्रमुखतः जो है वो कांस्य के मिल रहे हैं। तो कांस्य काल के अंदर इस सभ्यता को गिनते हैं। तो यहाँ पर कांस्य के पूर्व, प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा संस्कृति कांस्य की हुई, तो कांस्य काल से पूर्व यानी ताम्र के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं, अर्थात ताम्र एवं कांस्य दोनों ही धातुओं के अवशेष जो है वो यहाँ से राखी गढ़ी से प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि कालीबंगा जो है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कालीबंगा के बारे में बताया था, और कालीबंगा से भी हमें कांस्य काल और प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। और यह राजस्थान के अंदर जो है अवस्थित है। तो राजस्थान का वह स्थल जिससे प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति की जानकारी हमें मिल रही है, उसमें हम कालीबंगा का नाम रखेंगे। इससे अगला वाला जो शहर है या स्थल है वह है धोलावीरा। धोलावीरा की बात करते हैं तो 1991 में जो है वो रविंदर सिंह बिष्ट ने इसे सर्वप्रथम खोजा है। विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग जो है वो विश्वविद्यालय की परीक्षा के मद्देनजर इन वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर इन वीडियो से आपके अगर कंपटीशन एग्जाम में कुछ जो है कंपटीशन एग्जाम में अगर कुछ मदद मिलती है तो इसके लिए हम आभारी हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से कंपटीशन एग्जाम को लेकर बनाए गए वीडियो नहीं है। दूसरा यह है कि जो कुछ डेट्स में जो है वह बड़ी भिन्नता आ सकती है कि मैं जो आपको डेट बता रहा हूं ये सार्वभौमिक डेट जो बहुत सी किताबों में आपको मिलती है वह
सार के रूप में है, और कुछ किताबें जो है या कुछ गाइड्स जो है उनके अंदर इनकी तिथियां जो है वो इनसे भिन्न हो सकती है। तो आप जो है वह अपने जिस एग्जामिनेशन के लिए आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, या उस जिस एग्जामिनेशन का जो में आप बैठेंगे उसके लिए निर्धारित जो गाइड या बुक्स हैं उसी की डेट को आप सर्वमान्य माने। ठीक है। इसके अंदर मुख्य विशेषता है कि जो सुरक्षा प्राचीर है वह पत्थर की बनी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जितनी भी जो हम स्थल पढ़ रहे थे उनके अंदर जो सुरक्षा प्राचीर थी वह ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ जो सुरक्षा प्राचीर है वह पत्थर की बनी है। इसके अलावा यहाँ से क्रीडागार के साक्ष्य या खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो वर्ण मिले हैं वह वर्ण सबसे बड़े हैं। अर्थात जितने भी वर्ण अन्य स्थलों से जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमें मिले हैं उनमें सर्वाधिक बड़े वर्ण जो है वह धोलावीरा से मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह दूसरे स्थलों से भिन्न हो जाता है। कुछ इतिहासकार यह भी कह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले का यह सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, धोलावीरा की बात की। और अगर नदी की बात करेंगे तो कच्छ के रन में कुछ इतिहासकार यह भी कह रहे हैं कि लूणी नदी के तट पर यह स्थित स्थल है। और इसकी हमने बात की थी कि भारत के अंदर प्राप्त सर्वाधिक स्थलों में सबसे बड़ा स्थल इसको माना गया है। अगर यहाँ की पेयजल की व्यवस्था की बात भी करते हैं तो वो भी उत्तम श्रेणी की मानी गई है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, मैंने बताया था कि 1500 स्थल में से प्रमुख स्थल जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनमें भी हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो चीजें दूसरे स्थलों में उपस्थित नहीं है, या किसी पूरे सभ्यता में जहां केवल एक ही प्रकार की जो है एक विशेष प्रकार की जो उपलब्धि है जिस स्थान पर हमें मिल रही है हम उसको वहां से पढ़ते चले आ रहे हैं। और इसमें जब हमने सारणी रूप में पढ़ा, और सारणी रूप में पढ़ने के बाद में हमने उनमें से भी मुख्य शहरों का जो है वो इस प्रकार विस्तृत वर्णन किया है, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चहुदड़ो, लोथल, बनावली, गणवेरीवाला, राखीगढ़ी और धोलावीरा को शामिल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रकार से जो है ये वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं ये पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो है इनसे और मोटिवेट होकर आपको जो है और नवीन जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूं। धन्यवाद।